क्योंकि मैं भी ये महसूस कर रहा था तब से बातें हो रही थी। मंगू सिंह जी ने जिस बात को शुरू किया था कि पहुंचना कहाँ है ये पता नहीं, हम इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पहुंचना। मंजिल का अगर पता नहीं है तो फिर पहुंचोगे कैसे भाई? इनफैक्ट यहाँ इस हॉल के अंदर भी जितने लोग बैठे, कम से कम जिन लोगों ने बात की, लगभग सारे लोग नहीं बता पाए कि वो जाना कहाँ चाह रहे हैं। कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना आंदोलन का। ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि हम अपने आंदोलन की, मैं इसको सतीश इस बात को कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है। 100% हमें पता है कि कहाँ जाना है, लेकिन हमने जानबूझ के उस मंजिल को अपनी आंखों से ओझल कर दिया। नहीं तो जब हम यहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई पार्टी कोई भी हो, वो लात मार के बाहर निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह पे थूक दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना हित वहां पे कर लेंगे। ऐसे कर लोगे भाई? बाबा साहब इस बात को अगर जब बाबा साहब समझ चुके, ज्योतिबा फुले समझ चुके, हमारा सारा आंदोलन इस बात को समझ चुका कि हमें ये आंदोलन जो है स्वाभिमान का आंदोलन है, कभी ये भूखे रहने का आंदोलन नहीं है। हमारा समाज कभी भूखा नहीं रहा। वो कम खाना खाया है उसने, लेकिन उसने कभी भी, इनफैक्ट भारत में भूखे रहने की समस्या ही, भारत में बहुत कम लोग भूख से मरते हैं, आपको अगर आइडिया हो, लेकिन उसको भरपेट नहीं मिलता है, उसको पोषक भोजन नहीं मिलता है, उसको इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है जिससे कि वो अपने इस दिमाग को चला सके। तो बहुत ही भद्दी सी कहावत है कि भाई ठीक खाने लगे हो, दिमाग चलने लगा, दिमाग खराब हो गया। इसी वजह से वो आपको थोड़ा खाना देते हैं जिससे दिमाग ना चल सके और आप भी रोज की जो चिंताएं हैं उस पर काम कर सको। लेकिन खास तौर पे बहुजन समाज का जो आंदोलन है वो स्वाभिमान का आंदोलन है, ह्यूमन डिग्निटी का आंदोलन है। बाबा साहब का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आवर स्ट्रगल इज नॉट जस्ट फॉर पावर, आवर स्ट्रगल इज नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आवर स्ट्रगल इज फॉर ह्यूमन डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। तो भाई किसी के अगर महल में भी पहुंच जाओ तो पूरा डिस्कशन है, वहाँ पे आपको सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी को नहीं मिल सकता। बाकी कुछ मिल जाए, आपको चाहें तो आप उनसे शादियाँ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। अगर सम्मान लेना है तो फिर अपने महापुरुषों के, अपने सामाजिक क्रांतिकारियों के जो आंदोलन का घर है, उनके आंदोलन की जो समझ है उसके साथ चलना पड़ेगा। कोई आदमी किसी भी A to Z, आप राजनीतिक पार्टी की बात छोड़ दीजिए भाई, संगठनों की बात कर लीजिए या आप किसी भी और इस तरह के आंदोलन की बात कर लीजिए। अगर आप बाबा साहब के विचार को लेके जाना चाहते हैं, ज्योतिबा फुले के विचार को लेके जाना चाहते हैं, या कल माँ रमाई का हमारा बलिदान दिवस है उसको, उनके बारे में सोचना चाहते हैं, तो भाई कैसे आप दूसरों के यहाँ पे बैठ सकते हैं, कैसे दूसरों के यहाँ पे आप जा सकते हैं? व्यक्तिगत रूप से भी आप में से कोई, मतलब हम में से कोई भी राजनीति नहीं कर पा रहा उस तरह की कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं और MLA बन रहे हैं, MP बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई कर पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि छोटा मोटे कार्यकर्ता बनेंगे या कभी कहीं छोटी मोटी जगह पे कोई छोटे मोटे किसी पद पे पहुँच जाएंगे, तो वो राजनीति नहीं होती है। वो राजनीति का जो इशू है, जैसे अभी यहाँ पे हम सब बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से जी सकते हैं। या तो आप एकता की बहुत सारी बात नोट कर रहे हैं कि भाई सब लोगों की एकता होनी चाहिए, और एकता में फिर एक साथी हमारे साथ कहा कि भाई वो 10% लोग हैं और पूरा वो कब्जा किए हुए हैं, उनकी एकता नहीं है, वो तो छितरे हुए हैं। लेकिन हम अगर 10, 15, 20, 30, 40, हमारे को 10 लाख 20-20 लाख की रैलीज हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन वो सारा हो गया। तो दो तरीके से हम जीवन जीते हैं, या तो चूहे वाला जीवन जीते हैं, जैसे ये वाला हमारा जो आकलन है बाबा साहब का, हमारे बहुजन समाज का जो आकलन है, वो आकलन उसी तरह का है कि आपको इस देश का नेतृत्व करना है, समाज का ही सिर्फ नेतृत्व नहीं करना है। और उसके लिए मैं कहूँगा कि हमें बेस्ट
बनना होगा। जो भी कुछ है हमारे पास सर्वोत्तम होना चाहिए, चाहे हम राजनीति में हो। राजनीति में हमने दिखाया इस बात को कि भाई 7 से लेकर 12 तक का जो समय है उस या उससे पहले भी जो समय है, आज तक हमारे जो राजनीतिक विरोधी भी हैं या कट्टर दुश्मन भी हैं, वो भी इस बात को नहीं कह पाते कि भाई प्रशासन खराब है, प्रशासन में किसी तरह की कमी थी या उसमें वैचारिक रूप से किसी तरह की कमी थी, वो सारी हो पाई। वो एक जो हजारों साल की एक जबरदस्ती का दुष्प्रचार आपके ऊपर डाला हुआ था कि ये लोग सक्षम नहीं है, ये लोग योग्य नहीं है, उस दुष्प्रचार को आपने एक झटके में खत्म कर दिया कि नहीं भाई अवसर मिलेगा तो आप कर सकते हैं, अवसर मिलेगा तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम में से जितने भी कोई भी किसी भी जगह पे काम करते हैं, जैसे मैं टीचर रूप में पढ़ाता हूँ, हम अपनी जगहों पे सर्वोत्तम हैं आज की तारीख। अच्छे टीचर हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, सिर्फ अच्छे नहीं हैं, पूरी ईमानदारी से संवैधानिक रूप से जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इसीलिए वहां पर रुक भी पा रहे हैं, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो नेतृत्व का जो कंसेप्ट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि हम में से हर यहाँ पे जो व्यक्ति है, 50 के आसपास यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम में से हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य जरूर है। मैं क्या करने वाला हूँ अगले 5 साल? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, सब ये करो, समाज को ये करना चाहिए। समाज को जो कर रहा है वो कर रहा है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं अगले 5 साल में क्या कर रहा हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि भाई मेरा उद्देश्य अगले 5 साल में भारत में या कहीं पे भी एक विश्वविद्यालय बनाने का है, तो बात बनती है। आपका जो है हो सकता है ये हो कि भाई आपका जो है 50 बहुत बिहार बनाने का है, तो बात हो सकती है। हमें अपना कम से कम वर्केबल ऑब्जेक्टिव जो है वो सामने नजर आना चाहिए कि हाँ भाई वो जगह है और मुझे वहां पे पहुंचना है। कभी इन्होंने बुलाया तो इधर आ गया, कभी इन्होंने बुलाया उधर चला गया, कभी उन्होंने बुलाया उधर हो गया, बार बार फिर ये मेरे मन के अंदर आने लगता है क्या कुछ अजीब तो हुआ। आपकी साथ यहाँ पे आप में से जितने भी साथी किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं कि भाई आंदोलन खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, राजनीति खत्म हो गई, किस आधार पर कह रहे हैं? राजनीति सफलता का मतलब सिर्फ, और ये राजनीति को समझ कैसे है, इसमें थोड़ा सा बस मैं, हालांकि वो नेगेटिव उदाहरण है उसको देना नहीं चाहता मैं कई बार, कि शिवाजी का जो बार बार हम लोग जिक्र करते हैं कि भाई उसके राज तिलक को किसी दुर्बुद्धि ने पैर के अंगूठे से किया था, वो किया नहीं था, ये दुष्प्रचार है। लेकिन हम उस उदाहरण को हम मान लेते हैं कि भाई ये उदाहरण इस तरीके से है। तो यहाँ पे राजा का राज तिलक एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अपने पैर के सबसे छोटे उंगली से करता है, और लोग तो ये भी कहते हैं कि वो गोबर से किया था। अब इसमें राजनीति कौन करता है? इस सारी घटना में राजनीति किसकी है ये समझने वाली बात। राजा जो है वो राजनीतिक है या जो अपने पैर के सबसे छोटी उंगली से किसी राजा के राज तिलक को कर रहा है गोबर से, कौन राजनीतिक है? क्यों भाई? जो अपने पैर की उंगली से राज तिलक कर रहा है असली राजनीतिक वो है। सत्ता पे जो बैठा हुआ है वो राजनीतिक नहीं है, वो तो गुलाम है। अगर वो उसको तो हमें राजनीति की समझ ये रखनी पड़ेगी कि कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप अपनी बात को मनवा सके। और ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस की जो पॉलिटिक्स की सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है, ये है हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, हाउ टू गेट थिंग्स डन, हाउ टू बी डोमिनेटिंग। और ये वो क्षण प्रति क्षण करता है। मैं ये समझता हूँ पिछले 70-75 साल में सर हमारे अंदर राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अपने आंदोलन का एक छोटा सा उदाहरण का 2-4 मिनट का टाइम, जो सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उस समय पे एक बड़ी घटना हुई और बहुत सारे लोग धर्म के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, खासतौर पे भिक्खु लोग ही जो है दुष्प्रचार कर रहे थे। मतलब वो धर्म का चमत्कारीकरण कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अंधविश्वास तंत्र वाली बात कर रहे थे। सम्राट अशोक के पास ये कंप्लेन गई और उन्होंने कहा कि ठीक है एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाए और गांधी मैदान पटना गुवाहाटी को उतरे, वहाँ पे जिसको आज शायद वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और
80,000 बौद्ध भिक्षु वहां पे इकट्ठे। 30 जो मोगादिश उनके समय के सम्राट अशोक के समय में 31 नाम के उनके जो धम्म सेनापति थे वो थे, उन्होंने सबका परीक्षण किया, लंबी बातचीतें हुई और मामला क्लियर नहीं हुआ कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि ये लोग कुछ बोल कुछ हो रहे थे, समझ ठीक से क्लियर नहीं हो रहा था। ये अशोक पादान करके एक जो ग्रंथ है उसमें रेफरेंस आता है। तो फिर अंत में इन 80,000 लोगों के चीवर उतारे ऊपर का, और 80,000 में से 75,000 ने जनेऊ पहना। ये बाबा साहब ने लिखा कि 90% लोगों से 75,000 ने जनेऊ पहना हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि सम्राट अशोक जो है पूछते कि क्या किया जाए, कैसे, कहते कि इनको धम्म से निष्कासित कर दिया, इन सारे लोगों को धम्म से निष्कासित कर दिया गया। और ये लोग फिर कहते हैं कि बाद में इन्हीं लोगों ने महायान जो बुद्धिज्म का जो एक संप्रदाय है उसका निर्माण किया, जो कि नालंदा और उसके आसपास वाला है। और आप जानते हैं कि महायान जिसको हम कहते हैं उसी ने पूरा मामला तहस नहस किया। जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है उनके जो विचार है उनको प्राक्षित करने का है और वो खत्म करने का काम किया। यहाँ पे मैं इस उदाहरण को क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब सम्राट अशोक ने ये काम किया, उन्हें निष्कासित किया, तो राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीतिक समझ का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने धार्मिक मानवीय समझ का इस्तेमाल किया। राजनीतिक समझ ये कहती है कि दुश्मन को ऐसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, दुश्मन की को सजा मिलनी चाहिए, आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है। और बिल्कुल रूड उसमें आप कह सकते हैं कि अगर आपके सामने यहाँ पे या कहीं पे भी कोई सांड आ जाए तो आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। उन बातों पे मत जाइएगा कि हाथी बैठ गया था और समझिए बात, वो सब फालतू की बातें। आपको जो है अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये असल राजनीति। जब समाज में 75 साल में राजनीति बड़ी तरीके से बढ़ी है, इसलिए जब आप सोच रहे हैं कि चीज़ें खत्म हो रही है, नहीं, खत्म नहीं हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में ये बात करता है, सिर्फ उसकी सफलता को आप MP, MLA या मंत्री, मुख्यमंत्री की संख्याओं के आधार पर नहीं नाप सकते हैं। अगर उसकी सफलता वो नापना है तो इस आधार पर नापना पड़ेगा कि समाज में राजनीतिक समझ कितनी बढ़ी है। अगर समाज में राजनीतिक समझ बढ़ रही है, पिछले 30, 40, 50, 40 साल तो सीधे सीधे हो गए हैं, 40 साल के राजनीतिकरण से समझ बढ़ रही है तो हमारी सफलता हो रही है। संगठन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि संगठन सब कुछ हो जाए। ठीक है, संगठन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज थोड़ा कमजोर हो रही है राजनीतिक रूप से, तो हो सकता है राजनीतिक मतलब चुनावी रूप से, तो कल आगे भी हो सकता है, तो दोबारा भी इस तरह की सफलता मिल सकती है। आंदोलन है अपना, हमारे लिए सब कुछ खत्म नहीं हो रहा इस चीज़ से। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप का एक उद्देश्य निर्धारित कर लें। सब लोग, अगर हम यहाँ पे 40 लोग ही निर्धारित कर लें या 50 लोग निर्धारित कर लें कि ये हमारा सामूहिक उद्देश्य है और हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो फिर तो कोई खतरा ही नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन अगर हम 40-50 लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि मेरे अलग संगठन है, आपके अलग संगठन है, आपके अलग संगठन है, लेकिन भाई एक अपने लिए तो करो। हमने एक संगठन बना लिया और बना लिया बस, ठीक किया कि उसके बाद जो है हर साल हम जयंती मनाएंगे, ये संगठन का उद्देश्य हो गया। आपसे बढ़िया तो वही दूसरे लोग बना रहे हैं, उनके पास तो अरबों खरबों रुपए हैं, तो सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा। तो हमें जरूर अपने लिए एक फोकस्ड ऑब्जेक्टिव, जिसको विजिबल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उस विजिबल ऑब्जेक्टिव को रखना चाहिए। और जब मैं शुरू कर रहा था बात को कि हमारे नायक नायिकाओं ने उस ऑब्जेक्टिव को हमारे सामने रख दिया है, बाबा साहब पर थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो सीधी सी क्लियर है कि भाई सत्यार्थी साहब, इसमें सवाल का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई हम बुद्धिज्म को अलग से स्वीकार करें या ना करें। ये जब बाबा साहब ने 1956 में हमारे लिए कर दिया तो कर दिया, कुछ लोग उसको नहीं मानते तो उनकी गलती है, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। हमें इस पर डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है इस बारे इस पर। तो जो हमारे नायक नायिकाओं ने हमारे लिए, जिस माननीय काशीराम साहब खुद कहते हैं कि भाई, जैसे उनसे किसी ने पूछा कि अरे भाई आपने ये हाथी कैसे ले लिया, तो मजाक से नहीं कहने लगे भाई मैंने तो इसलिए ले लिया कि बाबा साहब ने लिया, और क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे,
होशियार व्यक्ति थे तो उन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा, इसलिए मैंने उनसे हाथी का सिंबल ले लिया। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे फिर दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। जब बाबा साहब ने अपना दिमाग लगा दिया तो मुझे इसमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको वो कहते हैं हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। वो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी बनेगी। वो मजाक में ही उस बात को कह रहे हैं, सीरियस बात को पूछ के बाबा साहब ने जब जवाब दिया उसका, तो कह रहे हाथी तो सबसे बड़ा जानवर है। इनफैक्ट हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है और 21 महीने उसका बच्चा उसके पेट में रहता है। 21 महीने माँ के पेट में बच्चा रहता है हाथी का। कोई दूसरा जानवर का बच्चा इतने दिन नहीं रहता, तो मतलब पैदा होने में टाइम लगता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब ये बच्चा पैदा हो जाता है तो इसको अपने आप ही उठ के माँ के दूध तक जाना होता है। अगर माँ के दूध तक ये नहीं जा पाता है, माँ के दूध को नहीं ढूंढ पाता है, तो ये बच्चा खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसको बैठा नहीं पाती। ये कितना ताकतवर है, लेकिन एक बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक कमजोरी इसकी है कि आँख थोड़ी छोटी, आँख छोटी होती है तो फिर अपने शरीर को अपने शरीर को नहीं देख पाता, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। छोटा बच्चा है, जंजीर में बांधा हुआ है, उसको पैर को जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन तब उतनी ताकत नहीं होती। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, लेकिन जंजीर पड़ी रहती है। उससे जो है वो आगे भी यही सोचता है कि भाई ये जंजीर इतनी ताकतवर है, नहीं तोड़ पाता उसको। लेकिन जैसे ही उसको कभी, जैसे कि पानी में देख लिया या ऐसे हो गया, उसको अपने शरीर का एहसास हो जाता है कि इतनी ताकतवर है, उसी दिन वो अपने महावत को कुचल के मारता है। उसी दिन अपने महावत को कुचल के मारता है। बहुजन समाज जो है, आप इसको सिर्फ पार्टी से जोड़ के देखना चाहें, पार्टी से जोड़ के देख लीजिए, लेकिन अगर पार्टी से भी जोड़ के ना देखना चाहें तो बहुजन समाज जो है वो हाथी की तरह है, जो पैदा होने के समय तो लग रहा है, लेकिन ये पैदा हो गया है और इसको अपने महापुरुषों के विचारधारा का दूध भी मिल गया है, ये खड़ा भी हो गया है। समस्या ये हो रही है कि इसको अपने उस विशालकाय शरीर की पहचान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसको अपने शरीर की ताकत का एहसास हो रहा है वो कुचलता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप में से एक व्यक्ति भी जहाँ कहीं भी खड़ा होकर अपनी बात को करता है, आप क्या सोचते हैं कि सतीश भाई जो है अगर 1 लाख लोग में बोलेंगे तो कोई व्यक्ति की बात का जवाब दे पाएगा? 1 लाख में से नहीं दे पाएगा। और मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नामिनवादी कोई व्यक्ति की बात का जवाब नहीं दे सकता। आपके अंदर इतनी ताकत है, हर व्यक्ति के अंदर हमारे इतनी ताकत है। हमें जैसे उसको रियलाइज करना, इस तरह का नेतृत्व हमें अपने अंदर जो है डेवलप करना। बहुजन समाज धीरे धीरे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विचारधारा हमारी जब एक हो गई तो उसके बाद हम ये कह ही नहीं सकते, जैसे बुद्ध का जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको दी बी योर ओन लाइट। मैं कहता हूँ बी योर ओन लीडर, बी योर ओन मास्टर, डोंट बी फॉलो। किसी के पीछे मत चलिए। अरे हमने इस आंदोलन में, क्योंकि हमारा स्वाभिमान का आंदोलन है, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन है, हमने इस आंदोलन में सिर्फ दुर्बुद्धियों को ही नहीं त्याग दिया जिन्होंने हमारे दिमाग में अपना कब्जा करने का प्रयास किया। हमने तो अपने इस आंदोलन में इवन भगवान तक को जो है त्याग कर दिया कि नहीं भाई हमें उद्धार करना नहीं चाहिए, हम अपना उद्धार खुद करेंगे, क्योंकि ये मेरी लड़ाई का मामला है। अगर आप मेरा उद्धार करोगे तो आप मेरे उद्धारकर्ता बन जाओगे, तो मेरा क्या होगा? मैं तो अपनी इंसानियत नहीं ले पाऊंगा। तो हर व्यक्ति को अपना उद्धारकर्ता करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो खास तौर पर शेड्यूल कास्ट, क्योंकि बाबा साहब अनटचेबल्स के बारे में स्पेशल बात करते हैं, तो अनटचेबल्स की ये स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस मानसिकता से तो बाहर निकलिए। इतनी कंप्लेन करते हैं, ये जहर है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में ये करता, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं कहता हूँ यहाँ तक कि वो मानसिक रूप से बीमार है, वो एक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहता, वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो दूसरों पे जिम्मेदारी छोड़ना चाहता। अगर बाबा साहब ऐसा करते तो, अगर बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब ऐसा करते तो फिर क्या होगा? वो तो दूसरों की गलतियाँ निकालते रहते,
दूसरों की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो हमारी कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हमें निर्णय लेना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ तक पहुँचना है, और ये हम सब लोगों को डिसाइड करना चाहिए। काफी साहब से विशेष रिक्वेस्ट है कि सर वर्केबल, विजिबल, ऑब्जेक्टिव, वहाँ चलना है, 10 कदम चलना है, उन 10 कदम को डिसाइड कीजिए। नहीं तो सबके जैसे चल रहे हैं उस तरीके से चलता रहेगा, बड़ी मुश्किल चीज़ इसके अंदर आने वाली है। दूसरी बात इसमें एक कहना चाहेंगे कि सर संगठन तो 1000 हो, लाख हो, क्या प्रॉब्लम है, बोल दीजिए, उसमें क्या टेंशनबाजी हो रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं जैसे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक साथी समूह के साथी बैठे हुए हैं, भाई मैं अपने संगठन को अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। कोई दूसरा क्या कर रहा है, अगर मैं धार्मिक क्षेत्र में हूँ तो मैं अपने धर्म के क्षेत्र में अपने संगठन को सर्वोत्तम बनाऊँ, अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपने विचार से उसको सर्वोत्तम बनाऊँ। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं अपनी शिक्षा के संगठन को सर्वोत्तम बनाऊँ। अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ तो राजनीतिक संगठन को सर्वोत्तम बनाऊँ। संगठन अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं ही राजनीति करूँगा, मैं ही समाज का काम करूँगा, मैं ही धर्म का चलाऊँगा, मैं ही मोटिवेशन का करूँगा, तो ये मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने उस विशेष लक्ष्यों को पहचानना चाहिए कि मैं सर्वोत्तम कहाँ कर सकता हूँ। जब मैं ये पहचान लूँगा तो मजा आएगा। एक्सीलेंस इसी चीज़ का, हम लोग जो है एक्सीलेंट की तरफ नहीं जा रहे। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम जा नहीं सकते, हम जैसे सब साथी यहाँ और दूसरी के बीच कई बार बात होती है। तो देखिए, जो हमारे व्यक्तिगत जैसे हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारे जो सामाजिक संगठन है, हमारे उस सामाजिक स्कूल्स हैं, या हमारे जो धार्मिक संगठन है, या हमारे जो बौद्ध विहार है, या हमारा जो भी सामाजिक सार्वजनिक है, वो इतना खूबसूरत क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, माफी चाहूँगा सब लोगों से, क्योंकि हमारे लिए वो पार्ट टाइम है। वो पार्ट टाइम है, जरूरत पड़ने को उसको करते हैं, जरूरत पड़ने को उसको नहीं करते हैं। प्रायोरिटी फिक्स है, मेरा परिवार मेरी दुनिया। एक बड़ी महान क्रांतिकारी महिला हुई है अलेक्जेंडर कोलंताइन, हालांकि बहुत लोगों ने लिखा है इस बात को, हम तो जानते हैं बाबा साहब का। उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट है कि मेरा परिवार मेरी दुनिया, ये मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। जब आप अपनी विद्वता को, अपनी योग्यता को, अपने संसाधन को, अपनी करुणा को, अपने प्रेम को 2-3 व्यक्तियों तक, 5 व्यक्तियों तक सीमित कर लेते हैं, तो दुनिया के विरुद्ध अपराध करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी करुणा, आपके प्रेम, आपकी विद्वता के वो हकदार नहीं है, वो भी हैं, लेकिन उन तक सीमित है। ये जो इतने बड़े बड़े धन पशु हैं, ये क्या करेंगे इतने पैसे का? ये उसी मानवता के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई हम इस चीज़ को कब्जा कर लें, हम भी लगभग उसी के छोटे स्तर के हैं ना, मतलब हमारा अपराध भी उसी तरह का उतना बड़े नहीं है, लेकिन उस अपराध से हमें मुक्त होना चाहिए। बाबा साहब का हमारे सामने, जो भी बबूले का हमारे सामने उदाहरण है, हमें मानव काशीराम साहब का उदाहरण है कि लगभग हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने लगभग सभी ने अपना सर्वस्व निछावर किया है, और ज़्यादातर ने सब कुछ निछावर। इसलिए हमें बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इस बात को हम पे बैक टू सोसाइटी वाली बात कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई ये थोड़ा सा मुझे कई बार मुश्किल सा लगता है कि कई साथी कहते हैं कि भाई गांव में चलना। भाई गांव में क्यों जाना है? गांव को आप शहर में क्यों नहीं बुला सकते? आप अगर शहर में आए हैं तो कुछ बात बनी है। अरे पूरी दुनिया को छोड़िए, कम से कम गांव के अपने चाचा का, अपने ताऊ का, अपने मामा का, अपने फूफा का, किसी का एक बच्चा तो पकड़ लीजिए, एक ही पकड़ लीजिए, 2 पकड़ लीजिए, 4 पकड़ लीजिए। और अगर संसाधन ठीक ठाक है, अभी कुछ दिन पहले मैं करनाल से आ रहा था, चंडीगढ़ से करनाल में बीच में रुके, एक साथी के वहाँ पे गए, बातचीत होने लगी, तो कहने लगे कि बेटा मेरे को 36 बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 36 ज़्यादा नहीं हुए? कहते हाँ सर ऐसा ही है, बातचीत
आदमी तो फिर कहने लगे कि 36 बच्चे सर ऐसे नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा। 36 बच्चे जो हैं कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ। सरकार तुमने इतना परिवार कर लिया, ये सब वो बच्चे हैं जो आसपास के गांवों के विधवाओं के बच्चे जो मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं। कोई छोटी मोटी शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, किसी को बीए करा दिया प्राइवेट से, किसी को एमए करा दिया कर दिया, टॉप जगहों पे प्रोफेशनल कोर्सेज करा रहे हैं। मैंने तो भाई कैसे करा, कहते सर इतना आता है कि भाई मुझे सारा घर ले जाने की जरूरत नहीं है, जो मेरी तनख्वाह है उसको मैं घर लेकर जाता हूँ और जो कमीशन आता है उसको ज़्यादातर इस चीज़ से। तो भाई एक सिद्धांत ये भी है कि अगर धन आपके पास नहीं होगा तो आपके दुश्मनों के पास होगा। अगर ताकत आपके पास नहीं होगी तो आपके दुश्मनों के पास होगी। इसलिए हमें अपने जो 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 भी संसाधन है उन संसाधनों को शेयर करना चाहिए। एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच रुपये इम्पैक्ट सोसाइटी वाला है, अगर बड़ा संगठन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कई बार सर बड़े संगठन के चक्कर में व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो हम उस जब तक बड़ा नहीं बन जाए तब तक छोटा कर ले, व्यक्तिगत रूप से कर ले। कम से कम आज यहाँ से तो हम सारे लोग इस बात को का संकल्प लेकर निकले कि कम से कम एक व्यक्ति का जीवन बदल, एक व्यक्ति का जीवन बदल देंगे जो अपने आप अपने संसाधनों से अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा या कर पाएगी, तो उसका हम जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। इससे के बाद हमारी आगे बढ़ सकती है, थोड़ा मूवमेंट जो है हमारा आगे की तरफ जा सकता है। बस लास्ट पॉइंट कि ये जो हम इस समय पे देख रहे हैं निराशा का दौर, हताशा का थोड़ा सा बार जिस तरह की बात चल रही है, और हमारे बहुत सारे साथी पढ़े लिखे साथी बड़े बड़े अधिकारी और प्रोफेसर्स पत्रकार वगैरह भी इधर उधर जो है आजकल जाने का प्रयास है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। इससे निपटाने की ब्राह्मणवाद जो है वो हमेशा से विभीषणों के सहारे जिंदा है। वो कभी विभीषण पैदा करता है आपके यहाँ पे, कभी प्रहलाद करता है, कभी जगजीवन राम करता है, कभी राम, और भी बहुत सारे नाम है लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मतलब इस तरीके से वो चलता रहता है। लेकिन ये पुराना मामला है, हम इस चीज़ से सीख चुके हैं, हम इस चीज़ से जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में ही आपने बहुत अच्छे से चीज़ को समझ लिया है कि समाज अगर मजबूत हो तो फिर कोई साहब के शब्दों में कहें कि कोई चर्चा काम नहीं करता, काम नहीं आ पाता है। समाज को मजबूत होना है, वो आए जाए चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आज एक IPS गया है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ही कम से कम 50 IPS, कहीं को घबराती है, बहुत है, जाने तो उससे कुछ फर्क नहीं होता, अंदर रहने बाद से कुछ होने वाला। हमारी अपनी लड़ाई जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो हमारी लड़ाई जो है वो ज़्यादा बड़ी है। और आज जो भी आंदोलन है वो आंदोलन, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं वो ही इस आंदोलन को चला पा रहे हैं। उनके मतलब जितना अच्छा चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, हमें आगे बहुत जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पढ़े लिखे साथी हैं उनको एक टीम के रूप में अगर एफर्ट कर ले, कोऑर्डिनेट कर लें, अच्छे से कम्युनिकेट कर लें, सतीश इस बात को कह रहे थे, तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। जहाँ कहीं भी 4-6 लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ पा रहा है। लेकिन आज का समय जो है अगर टीम के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह में अपोजिशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है सर्विस रूल्स की वजह से और बहुत सारे उससे, तो फिर व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित कीजिए। भाई समाज में अगर चूहे वाली व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो शेर वाली बनाइए। आप अपना जो है व्यक्तिगत रूप से जो है जो व्यक्ति अभी हम इसकी बात कर रहे थे, 36 बच्चों की बात कर रहे थे, इस तरह के उदाहरण कीजिए। 7-6 महीने में कुछ चीज़ें आगे निकल के आने लगेंगी। राजनीति किस क्षण बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं ये बात कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा तो 4 नवंबर के बाद खासतौर पर जो अनटचेबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका सर्वोत्तम समय आने वाला है, उनका सबसे बढ़िया समय आने वाला है। आंदोलन को चलाने का उससे बढ़िया कोई समय नहीं होने वाला है। जो चाहे इधर आए या मामला उधर आए, अगर वो है तो भी आमने सामने और ये है तो भी आमने सामने। इसलिए 4 जून के बाद की तैयारी कीजिए अपने लिए, सिर्फ एक ही क्षेत्र को नहीं,
जहाँ जिस भी क्षेत्र में एक्सीलेंस पैदा करने का प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत शरीर हाथी जैसा शरीर है, लेकिन उस ताकत को जिस दिन पहचान लेंगे, महाबल जो है पैरों के पीछे आना ही आना है, वो छटपटा रहा है, उसकी ताकत मजबूत हो रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी जो ये नकारात्मकता है, इस नकारात्मकता को कम करके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जीवन के या हमारे आंदोलन के, उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये हारी हुई कहानियां मत सुनाइए, ये हारी हुई कहानियां मत सुनाइए, ये जो है मर गए पिट गए खत्म हो गए उस तरह की कहानियां मत सुनाइए, ये कोई नई नहीं, ये कहानियां नई नहीं, ये कहानियां चली आ रही है बहुत पुराने समय से। अगर आपको कहानी सुनानी है तो भाई जैसे तो यार वो हांडी वाली क्यों सुनाते हो? पहली बात तो वो कहानी है नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में। सजादी राजा ने वो तो एक भी पेलेगा और उसमें बोलेगा, लेकिन असली कहानी जो है वो तो कोरे गांव वाली कहानी है। उस कोरे गांव वाली कहानी को सुनाइए ना, हांडी वाली कहानी को क्यों सुनाते? उसको सुनाना चाह रहे हैं, जिससे प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा होगा गाँव से खास तौर पर संपर्क है जिसने मौका पड़ने पे सामने वाले को धूल ना चटाई। सब कितने द्रोणाचार्यों को धक्का देकर यहाँ तक पहुँचे। तो आप अपनी सफलता की कहानियां बताएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर इशू जो हैं वो हमारे डाइवर्ट होते रहेंगे। हमारी जो ताकत है व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़बरदस्त ताकत है, 2 4 5 6 10 लोग मिल जाते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई हमें सिर्फ बाबा साहब काशी राम साहब के सहारे थोड़ी ना आगे बढ़ना, हमें खुद भी काशीराम बनना है, खुद भी बाबा साहब बनना है, खुद भी बहन माया बनना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें उनसे भी ज़्यादा बनना है, हमें उनसे भी आगे बढ़ के काम को करना है, अपने आप को भी महान बनाना है। हम अगर दूसरों की महानता की बात करते रहेंगे तो उसमें हमारी महानता खत्म हो जाएगी। और अपने आप को महान बनाना है तो फिर उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा जिस क्षेत्र में कॉम्पिटिशन नहीं है, त्याग बलिदान के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। वो क्षेत्र पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। आज का समय मेरे हिसाब से और आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत समय होने वाला है पूरे समाज के लिए। थोड़ा सा दृढ़ निश्चय रखिए, थोड़ी सी ताकत को सजोइए और देखिए कि दुश्मन किस तरीके से आपके सामने अपनी मुंह हिलाता है, अपनी पूंछ हिलाता है। बस इसी प्रोत्साहन का समाप्त होगा। जय हिंद।